राहुल गांधी के बयानों को लेकर इस समय देश में चर्चा बहुत तेजी से गर्म हो रही है। चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और इसमें राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर जब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान आरक्षण से संबंधित जब बातें की तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई और उसके बाद राहुल गांधी को दोबारा सामने आना पड़ा। उस पर उन्होंने सफाई दी और कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। हालांकि ये सफाई भी राहुल गांधी के काम नहीं आई और अब मायावती जो है इस पूरी जंग में कूद चुकी हैं और मायावती ने भी राहुल गांधी और खासतौर से कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या है वो आरोप, राहुल गांधी का क्या है वो बयान, इस सब पे चर्चा करेंगे आज के इस डिस्कशन में। और हमारे साथ इस पे चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तब तक कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वहाँ बोलते वहाँ है लेकिन उसकी गर्मी महसूस देश में होती है। इस बार भी वो अमेरिका पहुंचे और वहाँ पे आरक्षण को लेकर जो उन्होंने बयान दिया और खास तौर से कि उन्होंने ये जब समय सीमा तक बता दी कि आरक्षण कब खत्म होगा, उसके बाद भाजपा पूरी तरीके से हमलावर हो गई। क्या सब इस आरक्षण को लेकर ही क्यों सब लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इवन अखिलेश यादव हो, हर कोई आरक्षण के मुद्दे पर इतना बैकफुट पे क्यों नजर आता है, तुरंत एकदम बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं? देखिए, आरक्षण का मतलब ही है कि आप जाति राजनीति को के बारे में आप सोच रहे हैं। भाई, आरक्षण किनको मिला है? ओबीसी को मिला है, दलितों को मिला है, एससी एसटी को मिला है। तो जब आप आरक्षण की बात कर रहे हैं तो इनकी बात कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज जब इनकी बात कर रही हैं तो जाहिर तौर पर वो जाति राजनीति, जातीय वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इसको भी ध्यान में रखती हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन इफ इंडिया विल बी ए फेयर प्लेस। मतलब अगर भारत में एक फेयर प्लेस होगा तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खत्म करने के बारे में सोचेंगे। ये जैसे उन्होंने बोला कि आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचेंगे, आधी लाइन बाद में रह गई, केवल उतना ही निकाला गया कि आरक्षण को खत्म करेंगे। ये बात बहुत बुरी तरह फैलना शुरू हो गई पूरे भारत में। आरक्षण के विरोध में मायावती का रिएक्शन आया और छोटे छोटे दलों का रिएक्शन आया कि भाई आरक्षण को खत्म करने के बारे में कांग्रेस विचार करेगी, सोचेगी, भविष्य में खत्म कर सकती है। तुरंत राहुल गांधी को एहसास हुआ कि नहीं, मेरी बात को ठीक से मिस इंटरप्रेट किया गया। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया एक तरीके से। उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया था। असली बात तो यह है कि हम आएंगे तो 50% आरक्षण के ब्रैकेट को भी बढ़ा देंगे। तो आप देखिए, आरक्षण की बात जहां जहां होती है वो कास्ट पॉलिटिक्स की बात होती है, वोट बैंक की बात होती है। राहुल गांधी ने इसका स्वाद चखा है, इसका लाभ लिया है। अभी बीते लोकसभा के चुनाव में 99 सांसद उनके जीत गए इसी आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ के नाम पे। आरक्षण और संविधान की किताब भी लेकर के लोग घूमते थे। तो ऐसे में कांग्रेस बहुत संवेदनशीलता के साथ समझ रही है कि अगर इस पे हमारा एक भी कदम गलत हुआ तो जो हम फायदा लेके पहुंचे हैं वो धराशायी हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी तुरंत सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा बयान ये नहीं था। हम मौजूदा समय में ये सोचते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो आरक्षण की सीमा को ही बढ़ा देंगे। दूसरी बात कि इसी आरक्षण कोटे की बात को लेकर के जो जाति पॉलिटिक्स हो रही है उसमें मायावती सबसे ऊपर आती हैं। जी, मैं इसी पे आने वाला था कि बात तो भाजपा और कांग्रेस की चल रही थी, मायावती बीच में कूद पड़ी है। मायावती का क्या इंटरेस्ट है? मायावती का सारा वोट कांग्रेस ले गई है ना इस बार। चिंता इस बात की है मायावती को कि हमारा सारा वोट उत्तर प्रदेश में 13% से 9% पे लेते आए, सारा वोट कांग्रेस खींच ले गई आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ का नाम लेकर के। तो ऐसे में मायावती के लिए मौजूदा समय में भाजपा से ज्यादा खतरा कांग्रेस है और इसीलिए उन्होंने हर फ्रंट पे जाकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मजम्मत की है, खूब उनके ऊपर हमले बोले हैं। चुनाव में इसी गठबंधन ने तो बसपा को नुकसान दिया है सबसे ज्यादा। 10 सांसदों से 0 पे अब आ गए हैं और वोट शेयर उनका चला गया है। तो ऐसे में कांग्रेस पर इसीलिए हमलावर है क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस का ही एक जमाने में जो उनका ट्रेडिशनल वोटर था वही तो बसपा का वोटर बना था। तो मायावती बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि अगर हम कांग्रेस पर अटैक करेंगे, संविधान आरक्षण की बात करेंगे, राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी संविधान विरोधी बताएंगे तो हमारा जो टूटा हुआ वोट बैंक है वो वापस हमारे पास आ सकता है। बीजेपी से तो मुद्दों पे लड़ा जा सकता है लेकिन कांग्रेस अगर अपना वोट शेयर वोट बैंक फिर से खींच ले गई वापस बसपा से तो बसपा खत्म हो जाएगी। इसीलिए मायावती ने, जैसे ही देखिए आप 2 दिनों में 2 बार मायावती ने राहुल गांधी को सीधे निशाने पे लिया। एक बार तो उस बयान पे कि भारत जब फेयर प्लेस होगा तो आरक्षण खत्म करेंगे, दूसरा है कि 50% आरक्षण की सीमा को हम तोड़ देंगे। तो इन दोनों बयानों पर मायावती ने बहुत बहुत क्लियरली काउंटर किया और ये कहा है
क्या 50 साल तक तो सरकार में आप रहे, 10 साल यूपीए की सरकार रही, तब ये सब आपने क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं किया, और अभी क्यों याद आ रहा आपको ये सब? पदोन्नति में आरक्षण का भी हवाला दिया कि पदोन्नति में आरक्षण जब खत्म हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया इस पे। आप कोर्ट जा सकते थे, अपील कर सकते थे, पार्लियामेंट जा सकते थे, आपकी सरकार थी, स्पेशल सेशन बुला सकते कुछ भी कर सकते थे। तो मायावती लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि ओबीसीज और दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो कांग्रेस की सरकार में हुआ। वो ये एस्टैब्लिश करना चाह रही हैं कि आप लोग देखिए, आपने जिनको वोट किया था इस लोकसभा के चुनाव में, उनकी तस्वीर ये है, हकीकत ये है, वो ये बताना चाह रही हैं। और इसीलिए बीजेपी पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उनका। बीजेपी से तो मुद्दों पे वो लड़ लेंगी बाद में, बीजेपी के साथ तो सरकार में भी रह चुकी है, उनको पता है कि बीजेपी से हम लड़ लेंगे। असली दिक्कत है कांग्रेस। कांग्रेस अगर मजबूत हुई उत्तर प्रदेश में तो नुकसान होगा बसपा को। और इसीलिए मायावती की डेस्परेटनेस है, ये बेचैनी है कि कैसे अपने आप को मजबूत किया जाए। आपने इस कास्ट पॉलिटिक्स की राजनीति जो फिर से शुरू हो गई है, उसमें कैसे अपने आप को स्थापित किया जाए। हर पार्टी बात कर रही है, कोई दलित की बात कर रहा है, कोई ओबीसी की बात कर रहा है, कोई एससी एसटी की बात कर रहा है, हर आदमी। तो मायावती भी इसीलिए खुल करके अब आ गई हैं कि हम भाई दलित समुदाय हमको आगे रखता है, हमको पूछता है देवी की तरह, तो हम क्यों ना उनकी बात करें। इसीलिए जब भी रिजर्वेशन की बात होती है, मायावती मुझे लगता है शायद देश की सबसे पहली नेता होती हैं जो पूरा उनका रिएक्शन आता है। अच्छा, एक और चीज इधर भी देखने को मिली है, खासतौर से 2024 के बाद से राहुल गांधी कोई बयान देते हैं, भाजपा जैसे ही काउंटर करती है तो अखिलेश यादव साथ में खड़े होते हैं। अखिलेश यादव बयान देते हैं, भाजपा काउंटर करती है तो राहुल गांधी साथ में दिखते हैं। सुल्तानपुर वाला जो एनकाउंटर हुआ था अभी जो डकैतों का, उसमें मंगेश यादव को लेकर सबसे पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया, फिर राहुल गांधी भी जो है सपोर्ट में खड़े हो गए। अब ये देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ की, राहुल गांधी ने जो आरक्षण पर बयान दिया और उसको लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई, तो अखिलेश यादव ने आज बिल्कुल वो एक एनकाउंटर से जोड़ते हुए बिल्कुल एक अलग समीकरण दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी जानकारी में भी एनकाउंटर है, भारतीय जनता पार्टी का झूठा एनकाउंटर, इस तरीके से करके। तो ये नई जुगलबंदी एक जो दिख रही है ये, क्योंकि इससे पहले भी गठबंधन जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का था विधानसभा के चुनाव में, उसके बाद ये जुगलबंदी नहीं दिखी थी, लेकिन ये जुगलबंदी काफ़ी अच्छी दिख रही है। और हरियाणा चुनाव में भी ये देखने को मिला कि जब समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिली तो अखिलेश यादव ने सीधे कह दिया कि केवल हमारा चुनाव लड़ना और सीट हासिल करना मकसद नहीं है, बल्कि जो है जो दूसरी ताकतें जो देश को कमजोर कर रही है उनको हराना है। तो ये जुगलबंदी बहुत कुछ कहती है। वह जुगलबंदी इसलिए बहुत कुछ कह रही है क्योंकि दोनों अपोजिशन में है। इनमें से एक भी कोई अगर सत्ता में होता कहीं पे या पावर में होता, सरकार में होता, तो जुगलबंदी नहीं होती। जुगलबंदी इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि हमको अपोजिशन में बैठना है, तो मिल बैठ के मजबूती के साथ रहे हम, तो मजबूत रहेंगे, तभी हम लड़ पाएंगे मौजूदा सरकार से, सरकार की नीतियों से, बीजेपी से। तो इसीलिए क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं। अगर आप सोचिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सरकार में होते तो क्या वो समझौता करते क्या कि हम उपचुनाव में आपको इतनी सीटें देंगे? बिल्कुल नहीं समझौता करते। क्या हरियाणा में अगर कांग्रेस सरकार में होती, चुनाव लड़े, तो क्या समझौता करती? या इस पोजीशन में अगर केंद्र में कांग्रेस मजबूत होती तो समझौता करती क्या किसी चीज पर? ये समझौते की राजनीति इसीलिए है क्योंकि आप कमजोर हैं, और मिल बांट के अगर मिलजुल के नहीं रहेंगे, अगर मिलजुल के तो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे आपस में। इसलिए मैंने कहा क्योंकि बसपा की हालत देखिए आप। तो इसीलिए इस समय जब गठबंधन की राजनीति एक बार फिर से चल रही है तो इन लोगों को पता है कि फॉर ए टाइम फ्रेम आपको रहना है ऐसे, हमेशा के लिए नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है और उसका अपना एक रास्ता होता है। आप देखिएगा कि ये गठबंधन भी टूटेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी ना कभी टूटेगा। क्योंकि जब एक ऐसा रास्ता आएगा कि आपको कुछ चुनना पड़ेगा दो में से एक, तो आप वही चुनेंगे जो आपके फायदे की चीज होगी, वैसे भी फिर चाहे कांग्रेस उसमें आए या ना आए। और वैसे भी राजनीति में कहा ही जाता है कि गठबंधन जो है वो बनता ही टूटने के लिए तो ये तभी तक के लिए है जब तक आप विपक्ष में हैं और कमजोर हैं। जहां आपको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी, मौका या सत्ता दिखने लगेगी, आप उनसे अलग हो जाएंगे। ये इससे पहले आप देखिए 2017 में जो हुआ था गठबंधन, बहुत बुरी हालत हुई थी। वो इसलिए टूट गया क्योंकि उनको पता था कि कुछ मतलब नहीं है इस गठबंधन का। इस बार गठबंधन की वजह से फायदा मिला है, मजबूती आई है, डर खत्म हुआ है बकौल राहुल गांधी। तो इसको फायदे को बनाए रखने के लिए और इस बीजेपी के मौजूदा मॉडल से लड़ने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने में ही भलाई है। राहुल गांधी को भी पता है और अखिलेश यादव को भी पता है।
तो कुल मिलाकर राजनीति में मौके की नज़ाकत का अपना एक अलग महत्व है और यही नज़ाकत है जो कि समय समय पर जो है दो दलों को एक साथ लाती है और समय पड़ने पर ये दो दल आपस में टूट भी जाते हैं। खैर, फिलहाल आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है और इसको लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सबने जो है अपनी अपनी बातें रखी हैं और हर कोई चाहता है कि इस मुद्दे को और हवा दी जाए, क्योंकि 2024 में इसके नतीजे भी लोगों ने देखे हैं। फिलहाल आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, ये हमें जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।